Hello everyone, in this video we're going to discuss about the advent of Europeans in India. We'll discuss about the Spanish, Portugal, Dutch, French and of course English East India Company. So let's begin. This a little bit about me, I'm Nikhil and इस लेक्चर के साथ ही हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज भी शुरू हो गई जिसमें हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. सो अगर हम बात करें पूरे यूरोपियंस के आने के सिलसिले की तो वो कब शुरू होता है? मिडल एजेस में. मिडल एजेस यानी कि 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के आसपास का पीरियड. जब अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में अरब्स जो थे वो एशियन पार्ट के ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे और यूरोपियन ट्रेड्स को, या आप कह सकते हैं मेडिटेरेनियन जो कि इंपॉर्टेंट ओशन है यूरोप का, उसको कंट्रोल कर रहे थे इटालियंस. तो अगर आप मैप में देखें, यू कैन सी इन दिस मैप, पूरा अरेबियन ओशन इंडियन ओशन का ट्रेड डोमिनेट कर रहे थे अरब्स एंड मेडिटेरेनियन ओशन, और यू कैन से यूरोपियन ट्रेड को डोमिनेट कर रहे थे इटालियंस. जिस वजह से नाखुश थे जो वेस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज हैं वो, जैसे कि स्पेन एंड पोर्चुगल. तो स्पेन एंड पोर्चुगल को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इटली के डोमिनेशन से, क्योंकि इटली पूरे यूरोपियन ट्रेड को डोमिनेट कर रहा था. तो इसलिए स्पेन एंड पोर्चुगल को काफ़ी दिक्कत होने लगी और कुछ नए नए तरीके वो ढूंढने लगे. इसी के साथ एक नया इवेंट भी हुआ, जैसे कि ओटोमन एम्पायर का आ जाना एशिया माइनर के रीजन में. ओटोमन एम्पायर के आने की वजह से इंडिया चाइना, और अगर हम बात करें इंडिया चाइना और यूरोप की, जो कि आपस में कनेक्ट थे, जैसे कि आपको मालूम होगा सिल्क रूट के थ्रू भी कनेक्ट थे, जो कि एक लैंड रूट था और साथ में कुछ पार्ट उसका वैसे भी कवर हो रहा था ओशन से. तो डिस्टर्ब होने लगा ओटोमन्स के आने की वजह से, क्योंकि ओटोमन्स एशिया माइनर वाले रीजन में आ गए, जो कि कनेक्ट करता है एशिया को कहीं यूरोप से. उस एरिया को डोमिनेट करने के बाद ओटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी कैप्चर कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट सिटी थी. कॉन्स्टेंटिनोपल को उन्होंने कैप्चर किया 1453 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डिपॉट भी था एक तरह से. इन सारी इवेंट्स के बाद यूरोपियंस में, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे स्पेन एंड पोर्चुगल, उन्होंने नए नए ट्रेड रूट्स खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ओटोमन्स ने पूरा वही ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया है एंड इटली तो डोमिनेट कर ही रहे हैं मेडिटेरेनियन सी को. तो अटलांटिक सी के थ्रू, अटलांटिक ओशन के थ्रू नई नई ट्रेड रूट्स ढूंढने लगे. वो कोशिश करने लगे किस तरह से टर्किश, या टर्किश मतलब ओटोमन, क्योंकि ओटोमन पूरा आज के टर्की के एरिया में एस्टेब्लिश हुआ था. तो किस तरह से ओटोमन्स की हॉस्टिलिटी को ख़त्म किया जाए, उसको बाईपास किया जाए, और किस तरह से इंडिया और ईस्ट, आप कह सकते हैं इंडीज़, ईस्ट इंडीज़ मतलब इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसे आप आज की आशियन कंट्रीज़ भी बोल सकते हैं, उन कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि वो स्पाइसेस के लिए बड़ी पॉपुलर थी, उनके साथ कॉन्टैक्ट ही एस्टेब्लिश करना चाहती थी स्पेन एंड पोर्चुगल. तो ये सब करने के लिए उन्होंने नए नए सी रूट्स ढूंढना शुरू कर दिया. तो अब हम देखेंगे किस तरह से अमेरिका और एशिया, अमेरिका की डिस्कवरी हुई एशिया की. तो जैसा हमने देखा स्पेन एंड पोर्चुगल नए नए सी रूट्स ढूंढने लगे, और इसमें इनकी गवर्नमेंट ने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया, इनको फाइनेंस किया, पूरा स्पॉन्सर किया, कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने. जिस वजह से स्टेट के सपोर्ट मिलने के बाद व्याजेस आने लगे और नए नए कॉन्टिनेंट ढूंढने लगे. इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, जिसमें नई नई डिस्कवरीज होने लगी, नई नई ज़मीनें खोजी जाने लगी. इसी समय हम देखेंगे अमेरिका डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा, जो कि स्पेन के थे. कब डिस्कवर किया उन्होंने? 1492 में. सो 1492 में कोलंबस, जो कि स्पेन के थे, उन्होंने जो कि इंडिया ढूंढना चाह रहे थे, उन्होंने गलती से अमेरिका ढूंढ दिया. एंड वास्को डिगामा, जो कि पोर्चुगल के थे, उन्होंने इंडिया तक आने का सी रूट ढूंढ दिया, जो कि केप ऑफ गुड होप से आता है. आप इस मैप में दे सकते हैं, यहाँ से पोर्चुगल से वास्को डिगामा आते हैं एंड पूरा अटलांटिक सी को कवर करते हुए किस तरह से अफ्रीका का जो एकदम साउथ टिप है, जिसे हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका का आज का हिस्सा है, उधर से फिर ये अरेबियन सी से होते हुए किस तरह से इंडिया पहुँचते हैं. इंडिया में कहाँ पहुँचते हैं? कैलिकट वाला एरिया, जो कि केरला का है. तो इस तरह से हम देखेंगे ये जो दो डिस्कवरीज थी, तो वास्को ड गामा की, जो कि 1498 में उन्होंने इंडिया के लिए एक नया रूट डिस्कवर कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं बाईपास कर रहा है किसको? टर्किश
या ओटोमन एम्पायर को। अब इन्हें ज़रूरत नहीं है इधर से आने की, जो कि लैंड रूट था जो कनेक्ट कर रहा था इंडिया को एंड यूरोप को, क्योंकि अब उस पर ऑटोमन्स का डोमिनेशन था। तो अब इन्होंने ऑटोमन्स को बाईपास कर दिया, और साथ ही में इटालियन से भी अब इनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो मेडिटेरेनियन तक ही कन्फाइन रह गए। एंड इन्होंने अटलांटिक ओशन से एक न्यू सी रूट डिस्कवर कर लिया इंडिया तक। तो मैनी पीपल बिलीव कि दे डिस्कवर्ड इंडिया, दे डिडंट डिस्कवर इंडिया। इंडिया तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी लोगों को मालूम था, लेकिन इंडिया तक पहुंचने का एक नया रूट डिस्कवर किया गया। वो डिस्कवर्ड इट वास्को डी गामा कब? 1498। एंड कोलंबस ने क्या डिस्कवर करा? स्पेन के थे जो कि उन्होंने डिस्कवर करा अमेरिका। हालांकि वो भी इंडिया को ही खोज रहे थे, लेकिन दे एक्सीडेंटली फाउंड अमेरिका, जिसको उन्होंने न्यू वर्ल्ड बोला। अब ये डिस्कवरीज का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्यों हम डिस्कस करें? हम तो यूरोपियंस डिस्कस करने वाले थे। देखिए, अमेरिका की डिस्कवरी से पूरे यूरोप, पूरा इंपीरियलिज्म, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है। अमेरिका की डिस्कवरी होने से गोल्ड, जिसे हम बुलियन बोलते हैं, वो यूरोप आने लगा। और यही बुलियन या गोल्ड जो यूरोप में आने लगा, यही यूरोपियंस उस गोल्ड को इंडिया एंड ईस्ट इंडीज़ लेकर आएंगे, जो कि ट्रेड के लिए एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से ये जो बुलियन था जो कि अमेरिका से ये लोग ढूंढेंगे, वो यूरोप से होते हुए कहाँ आएगा? वापस इंडिया एंड ईस्ट इंडीज़। एंड साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जैसे अफ्रीका के कोस्टल एरिया से इन्होंने अफ्रीकन्स को एज अ स्लेव कैप्चर किया, और उन्हें अमेरिका में माइंस में इस्तेमाल किया गया, गोल्ड माइंस में, जिसे हम ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते हैं। अगर आप मैप में देखें तो अटलांटिक ओशन में यूरोपियंस पहले अफ्रीका जाते थे, यहाँ से स्लेव्स को कैप्चर करके ये अमेरिका छोड़ते थे, और अमेरिका से स्लेव्स को गोल्ड माइन में इस्तेमाल किया जाता था, और वहाँ से गोल्ड लेके ये यूरोपियन यूरोप में आ जाते थे वापस। तो ये पूरा सिलसिला चलता था, जिसे बड़ा पूरा स्लेव ट्रेड चल रहा था, जिसे ट्रायंगुलर ट्रेड भी बोला जाता है। इसी के साथ ही इंडिया अब अफ्रीका में भी और ज़्यादा से ज़्यादा ये पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका की खोज तो अपने आप में एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि इंडिया को भी इम्पैक्ट कर रही थी। एंड विल सी हाउ। ओके, सो ये पूरा रूट था जिससे वास्को डी गामा इंडिया आए, थ्रू केप ऑफ गुड होप। नाउ डिस्कस आवर फर्स्ट यूरोपियन प्लेयर जो कि पोर्चुगल था। सो पोर्चुगल से कौन? ऑफ कोर्स वी हैव अंडरस्टूड, अभी पढ़ा हमने, वास्को डी गामा आते हैं 1498 में, पोर्चुगल से होते हैं वो। एंड वो कहाँ आते हैं? कैलिकट में, जो कि केरला का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड कैलिकट में आते ही उनको जमूरिन, जो कि एक हिंदू रूलर होते हैं कैलिकट के, उनका वेलकम करते हैं। बाद में हॉस्टिलिटी भी होती है उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि इंडियंस का किस तरह से रिएक्शन था यूरोप पोर्चुगल के लिए, तो कैसा था? हॉस्टाइल था। शुरुआत में इट वॉज ओके, बट लेटर ऑन वो हॉस्टाइल होने लगा। लेकिन ग्रेजुअली पोर्चुगल ने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली पूरे ईस्टर्न ट्रेड में, जहाँ पे अरब्स डोमिनेट कर रहे थे। यानी कि पूरा ये इंडियन ओशन वाला ट्रेड को या इंडियन ट्रेड को कंट्रोल करने शुरू कर दिया पोर्चुगल ने। तो आप कह सकते हैं कि अरब्स जो कि एशियन ट्रेड को या इंडियन ओशन ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे, उनको रिप्लेस कर दिया पोर्चुगल ने। और इन्होंने नई नई ट्रेडिंग डिपोट्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, जैसे कोचिन, गोवा, दमन दीव, जो कि आज भी हमारी सेंट्रल कैपिटल है, कहीं ना कहीं सेंट्रल टेरिटरी है। अल्बकाके जो कि इम्पोर्टेंट वॉइस रॉय थे पोर्चुगल के, उन्होंने कैप्चर किया गोवा को 1510 में, जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट था। एंड इसके बाद इन्होंने पूरा हॉर्मोन, जो कि पर्शियन गल्फ है, तो अगर आप मैप में देखिए वापस से, तो पर्शियन गल्फ से लेकर इन्होंने पूरा मलक्का, जो कि मलाया एंड आप कह सकते हैं ईस्ट इंडीज़ वाला पूरा इंडोनेशिया तक, पूरे स्पाइस आइलैंड से लेकर के पूरा पर्शियन गल्फ का पूरा पार्ट जो था एशियन ट्रेड, जिसमें अरेबियन ओशन आ रहा है, इंडियन ओशन आ रहा है और बे ऑफ बंगाल आ रहा है, उसको पूरे को कंट्रोल करना शुरू किया एंड डोमिनेट करना शुरू किया, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत मुगल एम्परर को हुई। क्यों? अच्छा, ये भी समझिए, देखिए पोर्चुगीज़ कब आ रहे हैं? 1498 में। यानी कि ब्रिटिश मुगल्स के आने से भी पहले। मुगल्स कब आ रहे हैं? मुगल्स तो 1526 में है ना, आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत। बाबर तो 1526 में आ रहे हैं, 1526 में आ रहे हैं पानीपत की बैटल के बाद। लेकिन ये तो उनसे भी पहले आए हैं, बहुत पहले आए हैं। तो ये हमें समझना है कि मुगल से भी पहले कौन आ रहे हैं? यूरोपियंस आ रहे हैं, पोर्चुगीज़ आ गए इंडिया में।
और इसलिए जैसे कि काफ़ी पीपल हिस्ट्री का डिवीज़न भी इस तरह से किया जाता है कि पहले हिंदू पीरियड था, देन मुस्लिम पीरियड, देन क्रिश्चियन एंड ब्रिटिश पीरियड। वो एकदम नॉनसेंसिकल आइडिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्स का सिचुएशन था, यू कांट से कि ये हिंदू पीरियड है, ये मुस्लिम पीरियड है, या फिर ये क्रिश्चियन पीरियड है। वी कांट लेबल एनीथिंग। ऑल्दो एक खैर ये सब चीज़ें छोड़ के लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। सो डच, आज अच्छा ये पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से मुगल्स के आने से पहले पोर्चुगीज़ आ चुके हैं इंडिया में, एंड किस तरह से पूरा ट्रेड को डोमिनेट करें, इवन जिस वजह से मुगल्स को भी दिक्कत होने लगी थी। एंड लेकिन पोर्चुगल को अल्टीमेटली रिप्लेस कर लिया डच ने, और उसके बाद इंग्लिश ने, एंड फिर फ्रेंच ने। और ये कब हुआ? 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में अगर हम बात करें तो ये इनको रिप्लेस कर लेते हैं डच। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और इंडिया में आते हैं किधर? इंडिया में आके इंटरेक्ट करते हैं विद ट्रवनकोल के जो रूलर थे हमारे, मार्तंड वर्मा, जो कि इनको हरा देते हैं बैटल ऑफ कोकाचेल में, जो कि डच को हराने के बाद डच को कहीं ना कहीं सेटबैक लगता है, और वो लेकिन फिर भी वो कम बैक करते हैं एंड कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और हमने देखा ही पोर्चुगीज़ को कौन रिप्लेस करें? डच। इनके ट्रेडिंग डिपोट्स कहाँ कहाँ पे थे? सूरत में, भरूच, कॉम्बे, अहमदाबाद, कोचिन, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, चिंसूरा, पटनागरा, इस सब में इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डच ने भले ही पोर्चुगीज़ को रिप्लेस कर लिया हो, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट इंडिया नहीं था। उनका मेन इंटरेस्ट तो इंडोनेशिया था, स्पाइसेस के लिए। इंडिया में वो टेक्सटाइल लेते थे, और उसके बाद उस टेक्सटाइल को वो एक्सचेंज करते थे इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया में कोई वहाँ पे बार्टर सिस्टम था। तो इंडोनेशिया का ट्रेड इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था रादर देन इंडिया का ट्रेड। तो इनका मेन इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था, इंडिया में नहीं। और इंडोनेशिया को स्पाइस आइलैंड भी बोला जाता है, जिस पे धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल गेन कर लिया। 1658 में डच ने श्रीलंका को भी कॉन्कर कर लिया पोर्चुगीज़ से, जो कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि अब डच ने किस तरह से पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया पोर्चुगीज़ को। एंड पोर्चुगीज़ कहाँ तक कन्फाइन हो गए? गोवा, दमन द्वीप तक। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लैंड और इंग्लिश। सो 1592 में इंग्लिश एसोसिएशन को एक कंपनी थी जो कि बनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। वो मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से भी जानी जाती थी। तो उस कंपनी को 1600 में 31 दिसंबर में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि टूडर डायनेस्टी की थी, वो चार्टर ग्रांट करती हैं, जिससे उन्हें प्रिविलेज मिलता है या मोनोपोली मिलती है कि वो किसको मिल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से भी जाना जाता है। तो उनको ये मोनोपोली मिली कि वो इंडिया एंड यूरोप के बीच में, ब्रिटेन के बीच, इंग्लैंड के बीच में जो होने वाला ट्रेड है उसमें वही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ब्रिटेन की कोई और कंपनी उस ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। अच्छा, ब्रिटेन इस समय नहीं था, इस समय इंग्लैंड ही था, तो इंग्लैंड की कोई और कंपनी उस ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ऑफकोर्स यूरोप की तो कर सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट का कंट्रोल तो इंग्लैंड पे ही होगा ना। सो ऑफकोर्स बाकी कंपनियां कर सकती हैं, जैसे पोर्चुगीज आई, स्पेनिश, डच एंड बाकी लोग आए, लेकिन इंग्लैंड से कोई और कंपनी compete नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये इनको 15 साल के लिए पूरा चार्टर ग्रांट किया गया, जिसके तहत ये प्रिविलेज इनको मिला। ये ध्यान रखेंगे 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि टूडर डायनेस्टी की। अब लेकिन भले ही 1600 में इनको चार्टर मिल गया हो, लेकिन इनका कहीं ना कहीं जो इंग्लिश में इंग्लिश का कहीं ना कहीं इंडिया में अगर हम बात करें, फॉर्मली इन्होंने कब ट्रेड करना शुरू कर दिया? 1630s के बाद से। क्यों? क्योंकि 1609 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर की कोर्ट में रॉयल फरमान ऑब्टेन करने के लिए। हालांकि पोर्चुगीज़ के प्रेशर की वजह से जहांगीर मना कर देते हैं शुरुआत में, पर बाद में वो मान जाते हैं। 1612 में जहांगीर मान जाते हैं, और हॉकिंस कब आते हैं? 1609 में। सो 1609 में हॉकिंस आ रहे हैं,
एंड उसके बाद 1615 में यानी कि 1615 में थॉमस रॉय आते हैं जो कि इम्पीरियल फरमान वो भी ऑब्टेन करते हैं। EIC ने अपनी फर्स्ट कंपनी जो थी सूरत में एस्टेब्लिश की जो कि 1608 में एस्टेब्लिश होती है। एंड मसूलीपट्टनम इनकी फर्स्ट साउथ में एक ट्रेडिंग डिपोट इनका एस्टेब्लिश हुआ जो कि मसूलीपट्टनम में था 1611 में। एंड ये 1619 से गलती से हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, लेट्स कम टू द चार्ल्स सेकंड जो कि इंग्लैंड के किंग थे। उन्होंने 1668 में बॉम्बे एज अ जो कि उनको एज अ डाउरी मिला था किसे, कैथरीन, जो कि पोर्चुगल से उनको मतलब पोर्चुगल से कैथरीन की शादी किससे हो गई, चार्ल्स सेकंड से जो कि इंग्लैंड के थे। तो कैथरीन के साथ जो बॉम्बे था जो कि पोर्चुगीज के पास था, तो पोर्चुगीज से वो जो बॉम्बे था वो किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स इंग्लिश के पास। कैसे आ गया, क्योंकि जो पोर्चुगीज़ थे उनके पास था बॉम्बे। एंड पोर्चुगीज़ से जो कैथरीन थी वो शादी कर लेती हैं चार्ल्स सेकंड से। तो जो कैथरीन है वो एज अ डाउरी अपने साथ बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड को दे देती हैं। और चार्ल्स सेकंड कब होता है ये, 1661 में। चार्ल्स सेकंड को 1661 में बॉम्बे एज अ डाउरी मिलता है, दहेज में मिल रहा है। लेकिन 1668 में चार्ल्स सेकंड जो कि इंग्लैंड के किंग होते हैं वो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको एज अ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रिपोर्ट इस्तेमाल करती है और बाद में ही सूरत को रिप्लेस कर लेता है बॉम्बे। उसके बाद हम देखेंगे सूरत 1623 तक सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम इम्पोर्टेंट शहर बन चुके थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये 1619 के टाइम पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सुतनौती में। और इसके अलावा गोविंदपुर बेसिकली सुतनौती था, गोविंदपुर था और कालिकाता था। इन तीनों को मिलाकर के ही बाद में कैलकटा जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्म किया गया। सो कैलकटा डेवलप्ड किया गया किन तीन विलेजेस के मिलने से, सुतनौती, गोविंदपुर एंड कालिकाता। सो इन तीनों विलेजेस की जमींदारी ब्रिटिशर्स को मिली थी 1690s के एंड में। नाउ डिस्कस अबाउट द फ्रेंच। सो फ्रेंच बहुत लेट कमर्स हैं, बहुत लेट एंट्री कर रहे हैं। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 1664 में। एंड ये काफ़ी हद तक अपनी गवर्नमेंट पर डिपेंड होती है। अगर हम बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो एक स्टॉक कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई थी। ये जो कंपनी थी इस पर कंट्रोल था कॉलबर्ट का जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे फ्रांस के। और किसके टाइम पर, लुई 14 के टाइम पर ये कंपनी बनी थी। और गवर्नमेंट ही इसको कहीं ना कहीं ट्रेजर ग्रांट एंड सब्सिडीज एंड लोन्स ये सब गवर्नमेंट ही सब करती थी। इसके इम्पोर्टेंट वाइसरॉय थे ड्यूप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। एंड उनके ही उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई किस तरह से लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन कर सके, अपनी पोजीशन को और डोमिनेट बना सके। जो कि हम देखेंगे किस तरह से ड्यूप्लेक्स ने अपनी कर्नाटिक वॉर्स हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, किस तरह से कर्नाटिक वॉर में ड्यूप्लेक्स ने इन पॉलिसीज़ को इस्तेमाल किया। फ्रेंच ने अपने ट्रेडिंग रिपोर्ट्स चंदनगौर में इस्टेब्लिश की जो कि कैलकटा के पास है, पुडुचेरी में इस्टेब्लिश की जिसको पौंडीचेरी भी बोला जाता है। एंड इनका कंट्रोल मॉरिशस पे भी आ गया जो कि इंडियन ओशन में ही है। और 1742 में यूरोप में फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में वॉर शुरू हो जाती है जो कि इंडिया में भी आ जाती है, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलते हैं, कर्नाटिक वॉर भी बोलते हैं। सो ये सब अलग अलग नाम से बोला जाता है। विल डिस्कस these wars in a separate video. So that's all for today's video. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस तरह से था। और उसके बाद हम 1857 का रिवोल्ट एंड सो फोर्थ, वो सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अपने रिव्यूज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड
होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसी के साथ में मॉडर्न इंडियन सीरीज़ को शुरू कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।